हेलो बच्चों, आज जो चैप्टर अपन शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th का चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बहुत बेसिक सा चैप्टर है बच्चों, और ये जो चैप्टर है ये आपके ना सिर्फ केमिस्ट्री में, आपकी साइंस में भी जो इंटरेस्ट है वो गेन करेगा, इंटरेस्ट है जो बढ़ाएगा। क्योंकि बच्चों ये जो चैप्टर है ये फुल ऑफ इमेजिनेशन है। आपको इमेजिन करना है कोई भी इसमें काफ़ी सारे अपन एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। उन एक्सपेरिमेंट्स को आप इमेजिन करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक पार्टिकल्स यूँ मूव हुए होंगे इस तरीके से, जैसे कि आप लोग बचपन में फेरी टेल्स पढ़ते आए थे, लाइक वैसा ही कुछ चैप्टर है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप लोगों को इसमें कोई कहानियाँ सुनाने वाली हूँ, बल्कि इसमें जो है एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स आपका जो है इंटरेस्ट उसमें गेन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। कोई भी चैप्टर अपन पढ़ने से पहले एक बार उसकी आउटलाइन देखा करेंगे कि आउटलाइन में कि आखिर उस चैप्टर में आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना क्या है, स्टेप बाय स्टेप आपको इसमें क्या रीड करना है। वैसे ही अपन शुरू करते हैं अपनी आउटलाइन से। चलिए पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। एटम का अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आखिर एटम है क्या, और एटम वर्ड का मतलब क्या है, और एटम है जो उसके कितने पार्टिकल्स हैं, ये सब अपन पढ़ेंगे फर्स्ट टॉपिक के अंदर। उसके बाद अपन पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी कैसे हुई, उनके डिस्कवरर कौन थे, किस ऑपरेटर्स से उनकी डिस्कवरी हुई, ये सब अपन पढ़ेंगे सेकंड टॉपिक के अंदर। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहे अपने पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स। उसके बाद बच्चों अपने पास आता है एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग से मॉडल्स हैं। इसमें भी आपको इमेजिन करना होगा कि कहाँ से कहाँ तक वेव्स जा रही हैं, कहाँ से कहाँ तक रेज जा रही हैं। तो ये जो टॉपिक है बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। थॉमसन्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल एंड बोहर मॉडल। उसके बाद अपन पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। क्या होता है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, और इसका यूज़ कैसे करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, कुछ इंटरेस्टिंग से न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइसोटॉप्स और आइसोबार्स। आइसोटॉप्स और आइसोबार दो टर्म्स हैं, मैं आपको उसी टाइम बताऊंगी जो आपको क्लियर हो जाएगी। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स। डिफरेंट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट आखिर कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सिखाऊंगी आपको, और इसी के साथ साथ आपको वैलेंसी भी बताऊंगी। तो ये तो रहा अपने चैप्टर की आउटलाइन। एक बार आप अपना रजिस्टर का जो फर्स्ट पेज है जिस पे आप चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं उस फर्स्ट पेज पे आप ये आउटलाइन नोट कर लेंगे। उसके बाद अपन शुरू करते हैं अपना चैप्टर का पहला टॉपिक। चलिए एक बार नोट कर लीजिए आउटलाइन आप लोग। चलिए बच्चों शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। आखिर एटम है क्या बच्चों? एटम जो है वो एक ग्रीक वर्ड है। एटम वो एक ग्रीक वर्ड है क्या ग्रीक वर्ड? इस एटम का मतलब क्या है ग्रीक वर्ड में? देखिए, ए का मतलब इसमें अपने पास आ रहा है नॉट। क्या मतलब आ रहा है अपने पास ए का? नॉट। और टम का मतलब यहाँ पे अपन को दे रहा है ये इंडिविजिबल। दैट मीन्स जो एटम है उसे इंडिविजिबल कहा गया। क्या कहा गया? इंडिविजिबल। ए का मतलब अपने पास था नॉट और टम का मतलब था डिविजिबल, तो मिलकर हमारे पास वर्ड आया इंडिविजिबल। बच्चों क्या था कि शुरू में अपन को ये लगता था कि जो एटम है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल है, उसे अपन ने एटम माना शुरू में, ठीक है। अर्लियर 20th सेंचुरी से पहले हमने क्या किया, हमने एटम को क्या है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है वो माना। हमने सोचा एटम को आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता। हमने ये सोचा, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आपकी हाउस है, आपका घर है, छोटे छोटे ब्रिक से, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना है, उसी तरह हमने सोचा कि एटम जो है वो छोटा सा पार्टिकल है, जिस पार्टिकल से हमने क्या है कि पूरा मॉलिक्यूल या कंपाउंड क्या है बना लिया है, या फिर एलिमेंट बना लिया है। तो उसे हमने अर्ली 20th सेंचुरी से पहले हमने ये माना कि एटम जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। फिर क्या हुआ, अर्ली 20th सेंचुरी के बाद साइंटिस्ट ने काफ़ी डिस्कवरीज की, काफ़ी इन्वेंशंस किए। उसके बाद हमें पता चला कि जो एटम है वो इंडिविजिबल नहीं है। एटम जो है वो इंडिविजिबल नहीं है। एटम को भी आगे पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। तो फिर इसीलिए हमने अर्ली 20th सेंचुरी के बाद हमने ये मान लिया कि जो एटम है वो इंडिविजिबल नहीं है। फिर क्या हुआ कि एटम इज नॉट
इनडिविजिबल। कारण क्योंकि हमारे पास इस 20th सेंचुरी के बाद हमारे पास क्या हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, देखिए यहाँ मैंने आपको एक एटम की स्ट्रक्चर बना के दिखाई है। इस स्ट्रक्चर में आप लोग देखेंगे कि जो मिड में अपन ने सर्कल लिया है, इस सर्कल के अंदर आपको रेड और ब्लू दो जो हैं पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। इन पार्टिकल्स को अपन ने बोला प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और इस पूरे जो सर्कल को जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, इसको अपन ने कह दिया न्यूक्लियस, ठीक है। अब बच्चों ये तो हो गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इसके बाहर जो ये सर्कल्स हैं, ये सर्कल्स हैं, इनको अपन ने ऑर्बिटल्स नाम दिया। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ऑर्बिटल्स आखिर होते क्या हैं। अभी के लिए आप ये समझेंगे कि जो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिटल्स होते हैं, उन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन्स जो एक ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन कर रहा है रिवॉल्विंग। तो ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो इनको अपन क्या नाम दे दिया? इलेक्ट्रॉन। तो अपने पास कौन कौन से बच्चों सब एटॉमिक पार्टिकल्स आ गए? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमने कह दिया कि भाई एटम तो क्या है? इंडिविजिबल नहीं है। एटम को आगे डिवाइड किया जा सकता है क्योंकि हमें उसके मिल गए सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स है एटम के? देखिए एटम का अपने पास आउटर पार्ट, ठीक है। और फिर अपने पास आया एटम का इनर पार्ट। इनर पार्ट में अपने पास था न्यूक्लियस। मैं नीचे नहीं लिख के यहाँ लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को दिखे साफ। और यहाँ पे अपने पास आ गए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आउटर पार्ट में अपने पास आ गए इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ई, और ई के ऊपर है यो नेगेटिव का चार्ज लगा के, आप ऐसे भी इलेक्ट्रॉन को लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था अपने पास इंट्रोडक्शन ऑफ एटम। एटम आया कहाँ से? नॉट डिविजिबल कहा गया था पहले, अर्लियर 20th सेंचुरी के बाद इसे डिविजिबल कहा जाने लगा। फिर इसके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमने फाइंड किए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आप लोग क्या करेंगे, जहाँ पे आपने आउटलाइन लिखी है उसके नेक्स्ट पेज से आप चैप्टर शुरू करेंगे। फर्स्ट पेज पे आपने आउटलाइन लिखी थी, आप सेकंड पेज से आप चैप्टर शुरू करेंगे। उसमें आप ये सब लिखेंगे, ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इतना कीजिए। फिर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए बच्चों, तो ये है अपने पास डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपना टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिया किसने था इसको? थॉमसन। और मेनली जो थॉमसन ने दिया था, और इनके कोवर्कर्स थे पेरिन। कोवर्कर्स थे पेरिन, ठीक है। क्या बोला थॉमसन ने? देखिए ये थॉमसन ने एक अपरेटस दिया, इसको इन्होंने कहा डिस्चार्ज ट्यूब। क्या इस अपरेटस का नाम क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। तो इसलिए अपन इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब मेथड। क्या कह दिया अपन ने? डिस्चार्ज ट्यूब मेथड। देखिए क्या होती है डिस्चार्ज ट्यूब। उन्होंने ग्लास की एक ट्यूब ली जिसमें उन्होंने इस तरफ और इस तरफ दोनों साइड्स में उन्होंने क्या लगाया, यहाँ पे इन्होंने यहाँ लगा दिया इन्होंने कैथोड, ठीक है, जिसपे चार्ज होता है माइनस। और यहाँ इन्होंने कौन सा इलेक्ट्रोड लगा दिया? एनोड। दो इलेक्ट्रोड लगा दिए इन्होंने, कैथोड और एनोड। कैथोड पे चार्ज अपने पास रहा माइनस और एनोड पे चार्ज अपने पास रहा प्लस। फिर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे इसको इस जो ग्लास ट्यूब थी, जो डिस्चार्ज ट्यूब थी, उसको यहाँ पे इन्होंने वैक्यूम से जोड़ दिया। वैक्यूम से इन्होंने जोड़ दिया और यहाँ पे इन्होंने इसको वोल्टेज दे दी। ये हो गई हमारे पास वोल्टेज। चलो ये थी हमारे पास पूरा ऑपरेटस डिस्चार्ज ट्यूब। क्या था इस ऑपरेटस के अंदर? हमने ग्लास की ट्यूब ली, इस ट्यूब के ऊपर वैक्यूम जोड़ा, एक तरफ हमने कैथोड इलेक्ट्रोड जोड़ दिया और एक तरफ हमने जोड़ दिया एनोड इलेक्ट्रोड, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों को हमने जोड़ दिया वोल्टेज से। और ये देखिए यहाँ पे जो आपको रेड रेड सा यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे हमने लगा दिया फॉस्फोरेसेंट मटेरियल। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल, जो कि हमारे पास था ZnS। फॉस्फोरेसेंट मटेरियल बच्चों वो था
जिस पे भी कोई भी चीज़, कोई भी पार्टिकल अगर आके स्ट्राइक करेगा तो ये क्या होगी, ये एकदम से चमकेगी, यानी है ना। तो इस एकदम से इसमें कलर आएगा, या एकदम से ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा धमाका होगा कि ये बहुत अच्छा कलर दे, ऐसा कुछ नहीं है, पर ये है कि कुछ ऐसे चमकती हुई सी बिंदु इसमें नजर आएंगे अपन को। तो ये था फॉस्फोरेसेंस मटेरियल, और फॉस्फोरेसेंस मटेरियल के रूप में अपन ने यहाँ पे क्या लिया था, ZnS, जिंक सल्फाइड। ठीक है, चलिए अब होता क्या है, देखते हैं क्या हुआ। अब इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर जो इन्होंने प्रेशर था वो रखा 10⁻³ mmHg। प्रेशर इन्होंने रखा 10⁻³ mmHg, ये रख दिया प्रेशर। वोल्टेज इन्होंने इसमें हाई रखी, वोल्टेज इन्होंने इसमें हाई रख दी। तो चलिए क्या हुआ, हमारे पास प्रेशर हमने रख ली 10⁻³ mmHg, और हमने वोल्टेज रख ली इसमें हाई वोल्टेज। ये तो आपको मेन लीड पॉइंट याद रखनी है बच्चों, ये की नोट है कि यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर, प्रेशर और वोल्टेज हमने ये ली थी। प्रेशर हमने बहुत ही कम, मिनिमम से प्रेशर लिया है 10⁻³ mmHg, और वोल्टेज वो हमने हाई ली है। जब इसके अंदर कोई भी गैस भर दी, उन्होंने कोई भी गैस के अंदर भर दी, उन्होंने प्रेशर इतना कर दिया और वोल्टेज इन्होंने इतनी पे सेट कर दी। अब देखिए हुआ क्या, तो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो यूं माइनस चार्ज से, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होने लगे, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव होने लगे। और एनोड में देखिए, एनोड में अपन ने क्या किया, कुछ होल्स कर दिए ऐसे, ये होल्स हो गए, एनोड में अपन ने कुछ होल्स कर दिए। अब क्या हुआ, ये जो चार्ज थे, ये जो पार्टिकल्स थे, ये इससे मूव होकर यहाँ पे फास्फोरेसेंट मटेरियल के ऊपर आने लगे, है ना। देखिए ग्लास ट्यूब को देखने से उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कोई पार्टिकल नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूं देखने से उनको बिल्कुल भी पता नहीं पड़ा। पता कैसे पड़ा उनको, जब उन्होंने देखा फॉस्फोरेसेंट जो मटेरियल है अपना, फॉस्फोरेसेंट जो ZnS है, उस पर क्या हुआ कि उस पर उन्हें उभरते हुए, चमकते हुए कुछ पॉइंट्स नजर आए, स्पार्किंग पॉइंट्स कुछ है उनको नजर आए। तो उन्होंने देखा भाई कुछ तो है जो माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की तरफ जा रहा है, तभी स्पार्किंग पॉइंट्स अपन को क्या है नजर आ रहे हैं। तो इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, कैथोड रेज। इनको क्या नाम दे दिया, क्योंकि ये कैथोड से निकले थे और एनोड की तरफ जा रहे थे, नेगेटिव से निकले थे और पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, इसलिए इन्होंने इसको नाम दे दिया कैथोड रेज, कैथोड रेज, जो कि आगे जाकर अपन को मिली इलेक्ट्रॉन के रूप में। आगे जाकर इसको अपन ने कहा इलेक्ट्रॉन। समझ आती है क्या बोला उन्होंने। देखिए थॉमसन का ये एक्सपेरिमेंट था, डिस्चार्ज ट्यूब ली इन्होंने, इसके 2 इलेक्ट्रोड लगाए, कैथोड और एनोड, ठीक है। फिर इन्होंने इसको वैक्यूम से जोड़ दिया, नीचे इन्होंने इसको वोल्टेज से जोड़ दिया। इस ग्लास ट्यूब के अंदर इन्होंने क्या किया कि जो प्रेशर है वो 10⁻³ mmHg कर दिया, और जो वोल्टेज थी वो इन्होंने हाई कर दी। उसके बाद उन्होंने कोई भी इसके अंदर गैस भर दी। गैस भरने के बाद उन्होंने देखा कि जो कुछ पार्टिकल्स है वो माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जाते हुए वो उन्हें दिखाई नहीं दे रहे हैं, ट्यूब में उनको कुछ भी परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। बट जो हमारे पास फॉस्फोरेसेंट मटेरियल है, उस मटेरियल के ऊपर कुछ चमकते हुए बिंदु या कुछ चमकते हुए पॉइंट्स जो हैं वो हमें, उभरते हुए पॉइंट्स जो हैं वो कुछ हमें नजर आ रहे हैं। किसके अंदर से, वो एनोड के होल को पार करते हुए वो जा रहे हैं और फॉस्फोरेसेंट मटेरियल के ऊपर जाके वो ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं, आप लोग तीरंदाजी वगैरह खेलते हैं तो वो गोल सा बोर्ड होता है, उस बोर्ड के अंदर आप लोग ऐसे मारते हैं तीर को जब, तो उसको जाकर वो उस पर स्ट्राइक करता है। उसी तरीके से जो पार्टिकल्स थे उन्होंने इसके ऊपर जाके स्ट्राइक किया और यहाँ कुछ चमकते हुए बिंदु अपन को नजर आए। और इन चमकते हुए बिंदुओं को, इन पार्टिकल्स को अपन ने कह दिया कैथोड रेज, इन रेज को अपन ने कह दिया कैथोड रेज, जो आगे जाकर हमको इलेक्ट्रॉन के रूप में मिली, जिनको आगे जाकर हमने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन। तो ये तो था बच्चा अपना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार आप ऐसे कीजिए कि इस डायग्राम को नोट कीजिए, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको इसका पूरा मेथड है वो एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझाऊंगी और आप उसको नोट कीजिएगा। अभी आप ये जो मेथड है वो कुछ नहीं लिखेंगे, सिर्फ आप ये डायग्राम नोट करेंगे। चलिए एक बार डायग्राम नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए बच्चों देखते हैं मेथड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का। देखिए यहाँ पर आ जाइए।
लो प्रेशर रखा हमने 10⁻³ mmHg रखा और हाई वोल्टेज दी हमने, ठीक है, गैस भरी, लो प्रेशर रखा और हाई वोल्टेज दी। उसके बाद क्या हुआ, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल की स्टीम के रूप में क्या हुआ, करंट है जो वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। फिर कैथोड से एनोड की तरफ गया करंट, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गया, ठीक है। उसके बाद अपन लिखा दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड कैथोड रे पार्टिकल, इन पार्टिकल्स को जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं इन्हें कह दिया अपन ने कैथोड रे पार्टिकल्स। यहाँ पर अच्छा एक बात आप लोग सब मेरे को भी बताएंगे कि ये जो पार्टिकल्स थे जो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे थे, इनका खुद का कौन सा चार्ज था, इनका खुद का कौन सा चार्ज था? ऑब्वियस है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो उनका खुद का नेगेटिव चार्ज ही होगा, नेगेटिव चार्ज ही होगा खुद का। तो फिर बाद में क्या हुआ, पासिंग थ्रू एनोड्स होल, ये एनोड्स होल के अंदर से पास हुए, स्ट्राइक द ZNS कोटिंग, ZNS कोटिंग पे जाके इन्होंने स्ट्राइक किया और ब्राइट स्पॉट ऑन कोटिंग इज डेवलप्ड, स्पॉट, एक ब्राइट स्पॉट डेवलप हुआ किस पे, ZNS कोटिंग पे। देख लीजिए, लो प्रेशर लिया अपन ने, हाई वोल्टेज अपन ने ली, करंट स्टार्ट हुआ फ्लो होना, उसमें से कैथोड में से पार्टिकल्स निकले जो कि नेगेटिव चार्ज के थे, क्योंकि कैथोड कुछ नेगेटिव चार्ज का है। उसके बाद इन पार्टिकल्स को अपन नाम दे दिया कैथोड रे पार्टिकल्स, इनको कह दिया अपन ने कैथोड रे पार्टिकल्स। ये किससे पास हुए, फिर ये एनोड से पास हुए और एनोड से पास होने के बाद इन्होंने ZNS कोटिंग पे जाके स्ट्राइक किया और उस पर एक ब्राइट स्पॉट जो है वो अपन को दिखा, एक ब्राइट स्पॉट है जो अपन को दिखा। और इन कैथोड रे पार्टिकल्स को आगे जाकर अपन ने नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन, इन कैथोड रे पार्टिकल्स को आगे जाके अपन ने क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। तो ये तो थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में मेथड। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में बच्चों अपन ने पहले डायग्राम बनाया इसका डिस्चार्ज ट्यूब का, उसके बाद अपन ने मेथड लिखा। इसके बाद अपन लिखेंगे प्रॉपर्टीज, कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये लिखेंगे अपन इसके बाद। चलिए पहले इस फ्लो चार्ट को अच्छे से उतार लीजिए और एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की क्या है प्रॉपर्टीज? फर्स्ट प्रॉपर्टीज की है दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड, दे आर नेगेटिवली चार्ज, इन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव। देखिए बच्चों, इसके अंदर अपन ने वैसे की वैसे डिस्चार्ज ट्यूब लेके करना आपको कुछ नहीं है, सब कुछ आपने पहले पढ़ा हुआ है। डिस्चार्ज ट्यूब ले ली अपन ने, नेगेटिव और पॉजिटिव, कैथोड और एनोड ले लिए, हाई वोल्टेज ले ली, वैक्यूम लगा दिया, इतना तो आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए आगे क्या होता है कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये मूव कर रहे हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, कैथोड रेज मूव कर रही हैं ये। अब हुआ क्या, अब अपन को ये कैसे पता चला कि नेगेटिवली चार्ज है? इसके लिए अपन क्या करेंगे कि अपन ने यहाँ पे ऊपर और नीचे, डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर और नीचे अपन ने क्या लगा दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे लगाई अपन ने, मान लीजिए ये मार्कर एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके इस तरफ ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ अपन ने यूं करके इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। यहाँ अपन ने नेगेटिव चार्ज रख दिया, यहाँ अपन ने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, या फिर यहाँ हमने पॉजिटिव चार्ज रख दिया, यहाँ अपन ने नेगेटिव चार्ज रख दिया। ऐसे करके अपन ने यूं करके इसको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी। क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन के पास पॉजिटिव सिरा, पॉजिटिव साइड, और ये हो गया नेगेटिव सिरा, नेगेटिव साइड। तो क्या हुआ, ये जो पार्टिकल्स थे, ये जो कैथोड रेज थी, जो एनोड कैथोड से एनोड की तरफ मूव हो रही थी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ मूव हो रही थी, सडन ये क्या हुआ, इस तरफ मूव होनी शुरू हो गई। सडन क्या हुआ, ये इस तरफ मूव होनी शुरू हो गई, है ना। अब हमेशा से पढ़ते आए हैं कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यानी कि देखिए, सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। मान लीजिए ये ब्लैक मार्कर है और ये ब्लैक मार्कर है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये रेड मार्कर है और एक ये ब्लू मार्कर है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जो सेम जो चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और जो डिफरेंट चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे।
वैसे यहाँ पे हुआ अपने साथ, अपन ने जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का प्लस सिरा रखा था उसके बाद अपने माइनस सिरा के जो रेज थी वो उस तरफ जाने लग गई, मूव होने लग गई और नेगेटिव सिरे से ये हटने लग गई। नीचे नेगेटिव था तो ये नेगेटिव से हटने की कोशिश कर रही है और पॉजिटिव की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। तो इससे अपन को क्या पता चला कि जो कैथोड रेज जो होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। कैथोड रेज जो होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती हैं। समझ में आती है? कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती हैं। कैसे किया अपन ने? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, इलेक्ट्रिक फील्ड में ये क्या आ गया, इसके अपोजिट चार्ज की तरफ ये अट्रैक्ट होने लगे। ठीक है, चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन सेकंड प्रॉपर्टीज की डिस्कस करते हैं। चलिए सेकंड प्रॉपर्टी है दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, यहां लिख देती हूं मैं, दे आर ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। ये एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैसे पता पड़ा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है ना? अब हुआ क्या, सेम कैथोड रेज जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, मान लीजिए जा रही हैं। इसके बीच में आपने कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया, इन रेज के बीच में आपने क्या किया, कोई ऑब्जेक्ट रख दिया। मान लीजिए हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो इस ऑब्जेक्ट की जो शेडो थी बच्चों, इस ऑब्जेक्ट की जो शेडो थी वो पीछे की तरफ पूरी बनने लगी। और ये हम सब जानते हैं कि जब भी किसी भी चीज़ की शेडो पूरी बन रही है पूरी पीछे की तरफ, तो इसका मतलब है कि वो आगे स्ट्रेट लाइन से आ रहा है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन में मूव करती है। स्ट्रेट लाइन में ये नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। तो कैसे पता चला? हमने यहाँ बीच में कोई ऑब्जेक्ट रखा और ये ऑब्जेक्ट है, इसकी जो शेडो है वो हमें पीछे मिलने लगी। और शेडो मिलने का मतलब ये है कि एक स्ट्रेट लाइन में मूव हो रहा है, तभी इसकी शेडो जो है वो पिछले की तरफ बन रही है। तो ये थी हमारी सेकंड प्रॉपर्टी, इसे भी अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर हम थर्ड प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। चलिए थर्ड प्रॉपर्टी है दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ये स्मॉल पार्टिकल से बने हुए होते हैं। चलिए हुआ क्या, देखिए नेगेटिव से रेज चली, बीच में अपन ने क्या किया, जहां अपन ने पहले ऑब्जेक्ट रखा था यहाँ पे अपन ने क्या रख दिया, एक स्पिन व्हील रख दिया, पैडल स्पिन व्हील रख दिया। आप लोगों ने देखा होगा पहले अपन छोटे होते थे तब बारिश के मौसम में कागज से अपन बनाते थे स्पिन। एक स्पिन जैसे ही हवा चलती थी तो वो क्या करते थे, मूव होना शुरू कर देते थे, रोटेट होना शुरू कर देता है। उसी तरीके से अपन ने स्पिन व्हील रख दिया इसके बीच में। अब क्या हुआ, पार्टिकल्स आए इस व्हील से टकराए और ये व्हील जो है वो रोटेट होना शुरू हो गया। ये व्हील जो है वो रोटेट होना शुरू हो गया, जिससे हमें क्या पता चला कि दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। कुछ तो उनका वेट है, कुछ तो पार्टिकल है जो उस व्हील पे जाकर टकराए, जिससे कि क्या हुआ, व्हील जो है वो रोटेट होना शुरू हो गया। स्पिन व्हील पैडल, स्पिन व्हील पैडल। और यहाँ पे आप दिखा देंगे यूं एरोज से, आप ये बोल दीजिए इसको रोटेशन। ठीक है, क्या हुआ, स्पिन व्हील रखा हमने, जिससे जैसे पार्टिकल्स उसके ऊपर टकराए, पार्टिकल्स टकराने के बाद वो यूं 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 जैसे पंखा घूमता है वैसे रोटेट होना शुरू हो गया, जिससे हमें ये पता चला कि कुछ तो पार्टिकल्स हैं, कुछ तो कोई पार्टिकल हैं जो उससे जाके टकराए हैं, जिससे कि व्हील जो है वो रोटेट होना शुरू हो गया। तो ये तो थे बच्चों अपने पास प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। 3 प्रॉपर्टीज अपन ने डिस्कस की है। दे आर नेगेटिवली चार्ज, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। चलिए अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपना टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन किसने दी? गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने हमें क्या कहा, गोल्डस्टीन ने भी डिस्चार्ज ट्यूब ली। उस टाइम क्या होता था, डिस्चार्ज ट्यूब के जो एक्सपेरिमेंट्स है खूब चले थे, हर कोई डिस्चार्ज ट्यूब पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो गोल्डस्टीन ने भी भाई डिस्चार्ज ट्यूब पे क्या कर दिया, एक्सपेरिमेंट। अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने कहा कि पॉजिटिव से, जैसे उन्होंने देखा कि हाई वोल्टेज दी, लो प्रेशर दिया,
यहाँ पे एक बात ये नोट करने लायक है बच्चों, वहाँ पे हमने 10⁻³ प्रेशर लिया था, यहाँ हम लेंगे 10⁻⁻1। जो प्रेशर जो है वो हमने थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया इस एक्सपेरिमेंट के लिए, तो प्रेशर हो गया 10⁻⁻1 mmHg, ये प्रेशर लिया हमने। फिर क्या किया उन्होंने, इतना प्रेशर ले लिया, हाई वोल्टेज लगा दी, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस डाल दी। अब हुआ क्या, हुआ ये कि कुछ पार्टिकल्स थे वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव होने लगे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव होने लगे। और यहाँ पर जो अपने कैथोड लिया, यहाँ पर जो अपने कैथोड लिया उसके अंदर अपन छोटी छोटी कैनाल्स बना दी। इन कैनाल से होते हुए पार्टिकल्स जो थे वो ZNS पे जाके टकराने लगे, फास्फोरेसेंट मटेरियल पे जाके टकराने लगे। और जैसा कि हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी इसमें स्पोर्ट्स, ब्राइट स्पोर्ट्स जो है वो हमें मिलने लगे। इसमें एक मेन डिफरेंस इसमें ये रहा कि यहाँ पे एक तो अपन ने प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा दिया, दूसरा ये था कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में अपन देखा था कि अपन को वो कैथोड रेज के जो पार्टिकल्स थे वो डिस्चार्ज ट्यूब के ऊपर दिखाई नहीं दे रहे थे। डिस्चार्ज ट्यूब का कोई भी कलर चेंज अपन को होता हुआ दिखाई नहीं दिया था। उससे वो हमें पता कैसे चले, जब उन्होंने ZNS पे जाके स्ट्राइक किया, उन्होंने ZNS पे जाके स्ट्राइक किया तब हमें ये पता चला कि कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। जबकि डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में क्या हुआ कि जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसका कलर जो है वो हमें फेंट रेड नजर आने लगा। डिस्चार्ज ट्यूब का कलर कौन सा नजर आने लगा हमें, फेंट रेड कलर के कारण हमें ये पता चलने लगा कि कुछ तो है रिएक्शन, कुछ तो प्रतिक्रिया अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के हो रही है, जिसके कारण क्या है कि इसका कलर जो है वो फेंट रेड हो गया। और फिर हमने देखा कि वही सेम स्ट्राइक होने लगे ZNS पे जाकर। तो इन जो पार्टिकल्स था जो प्लस से माइनस की तरफ गए, इनको अपन ने कह दिया प्रोटॉन। और इन रेज को अपन ने पहले क्या नाम दिया था, कैनाल रेज। कैनाल रेज क्यों नाम दिया, क्योंकि जो परफोरेटेड कैथोड है, परफोरेटेड कैथोड का मतलब जिसके अंदर छोटे छोटे कैनाल्स हैं, उन कैनाल्स के कारण इसको अपन ने दे दिया नाम कैनाल रेज। अगर आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कैनाल रेज किन्हें कहा जाता है, तो आप लिख देंगे प्रोटॉन रेज को कैनाल रेज कहा जाता है, प्रोटॉन को कैनाल रेज कहा जाता है, या पॉजिटिव रेज को कैनाल रेज कहा जाता है। ये सब आप इसका आंसर, एनोड रेज को भी ऐसा आंसर आप इसका लगा सकते हैं। तो ये तो था अपना डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब मेथड देख लीजिए, हाई वोल्टेज दी, लो प्रेशर दिया, ठीक है, एजिटेड करंट हुआ, स्टार्ट फ्लो स्टीम के रूप में, पार्टिकल के रूप में, एनोड से कैथोड की तरफ गया, देन इधर आ जाइए, पास थ्रू कैनाल रेज के अंदर से पास हुआ, परफोरेटेड कैथोड के अंदर से पास हुआ, और एक फेंट रेड कलर है जो वो पूरी डिस्चार्ज ट्यूब का हो गया। एक फेंट रेड कलर जो है वो पूरी डिस्चार्ज ट्यूब का हमें दिखने लगा। और दीज रेज आर कॉल्ड कैनाल रेज, क्योंकि इसमें परफोरेटेड कैथोड के अंदर कैनाल्स होती हैं, इसलिए अपन ने इसको नाम दे दिया कैनाल रेज। तो चलिए बच्चों, आप पहले टॉपिक डालेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, उसमें आप डालेंगे गोल्डस्टीन ने लिखा, फिर आप ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे और मेथड लिख के आप मेथड में ये स्टेप्स 1 2 3 4 5 6 ये 6 स्टेप्स आप लोग नोट कर लेंगे। इसके नीचे आपको एनोड टू कैथोड के नीचे आपको ये लिखना है पास थ्रू कैनाल रेज ऑफ परफोरेटेड कैथोड, इतना लिख लीजिए। फिर अपन इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं और उसके बाद चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपना है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। बच्चों डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन में मैंने आपको प्रॉपर्टीज जो है वो नहीं लिखवाई है, प्रॉपर्टीज आपको नहीं बताई है, क्योंकि जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो अपन ने लिखी है वही सेम टू सेम आपको लिखनी है। प्रॉपर्टीज में उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, तो आप वो की वो ही इसमें लिख सकते हैं। तो अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों हमको दिया चैडविक ने, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हमें किसने दी, चैडविक ने। क्या किया चैडविक ने, देखिए चैडविक ने बेरिलियम लिया, ये ले लिया बेरिलियम एलिमेंट। अब उन्होंने क्या किया, बेरिलियम के ऊपर इन्होंने यूं करके अल्फा रेज दे दी, अल्फा रेज। इससे क्या हुआ, अल्फा रेज लेने के बाद यहाँ से कुछ पार्टिकल्स निकले, कुछ रेज निकली, जिनको अपन ने नाम दे दिया न्यूट्रॉन। ठीक है, इसका कोई लंबा चौड़ा एक्सपेरिमेंट अपन नहीं पढ़ेंगे, ना ही कोई इसका लंबा चौड़ा जैसा डिस्चार्ज ट्यूब जैसा कोई मेथड भी नहीं है।
और जो इसका डिस्क्रिप्शन है वो आप अपने बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ तक अपन को सिर्फ इतना ही जानने की ज़रूरत है कि अपन ने बेरिलियम लिया या बोरोन लिया, बोरोन भी ले सकते हैं इसकी जगह आप, बेरिलियम या बोरोन लिया, उसके अपन अल्फा पार्टिकल्स जो हैं उसके ऊपर अपन ने उसकी बौछार करवाई, बम्बारमेंट करवाई, अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवाई और उससे जो रेज निकली, उससे जो पार्टिकल्स निकले उसको अपन ने नाम दे दिया न्यूट्रॉन। उसको अपन ने क्या नाम दे दिया बच्चों? न्यूट्रॉन। ये यहाँ पे अपन को डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन में सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है, डायग्राम को ड्रॉ कर लीजिए और अब अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अपन एक बार समरी पढ़ेंगे सब एटॉमिक पार्टिकल्स की। सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से तीनों के किस डिस्कवरर कौन थे, तीनों का चार्ज क्या है, तीनों का मास क्या है, ये सब पढ़ेंगे अपने अपने नेक्स्ट टॉपिक के अंदर। एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, एक बार देखते हैं समरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की समरी देखिए। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को किसने इन्वेंट किया था? इलेक्ट्रॉन का हमको किसने कंसेप्ट दिया? थॉमसन ने। प्रोटॉन का दिया हमको गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन का हमको दिया चैडविक ने। ये सब अपने अपने एक्सपेरिमेंट में पढ़े हैं, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद आगे आ जाइए मास पे। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं, ग्राम में मैंने आपको वैल्यू बता दी है। उसके बाद प्रोटॉन का हमारे पास मास रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। उसके बाद न्यूट्रॉन का अपने पास रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का दोनों का मास अप्रोक्स सेम होता है। अपन ये नहीं कह सकते कि इनका मास एकदम सेम होता है, इनका मास जो है वो हमारे पास अप्रोक्स सेम होता है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलॉम। आप ये कभी भी नहीं बोल सकते कि इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है। वैल्यू से आपको लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन पे और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, पर इसमें आपको मेन जो की पॉइंट आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज लगाया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगाया। तो आप ये कभी भी नहीं बोलेंगे कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है। इन पे चार्ज सेम नहीं होता है। न्यूमेरिकल वैल्यू सेम है, पर पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण जो पूरी वैल्यू है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए आप ये बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि उनका सेम चार्ज है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज रहता है अपना 0। न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। एक बार इस टेबल को ड्रॉ कर लीजिए, फिर आपको 1-2 पॉइंट्स और डिस्कस करते हैं अपन। चलिए, न्यूट्रॉन जो होता है वो थोड़ा सा हैवी होता है। कितना? 0.18% हैवियर देन प्रोटॉन। यहाँ आपको ये सेम लग रहा है, पर इसके पॉइंट से वैल्यू, ये 0.675 और 0.685 समथिंग, ये इनका यों राउंड फिगर में या यों फिगर रहता है इनका। तो इसलिए अपन ये नहीं बोल सकते कि इनका जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम होता है। इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो है सेम नहीं होता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इन दोनों में से हैवियर कौन है, तो आप इनमें से आराम से टिक कर सकते हैं कि न्यूट्रॉन हैवियर है और प्रोटॉन जो है वो थोड़ा सा कम हैवी। 0.18% का इनमें डिफरेंस हमेशा रहता है। तो ये तो थी अपनी समरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। यहाँ अपना जो सेकंड टॉपिक था सब एटॉमिक पार्टिकल्स खत्म होता है। इसके बाद अपना टॉपिक शुरू होता है एटॉमिक मॉडल्स। बच्चों, ये जो टेबल है आपको याद रखनी है, इसके जो वैल्यूज़ हैं वो आपको याद रखनी है, क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे हमारे उसमें आपकी वैल्यूज़ बहुत काम आएंगी। तो आप इसको इस क्लास के बाद अच्छे से लिख के देखिएगा, 1-2 बार प्रैक्टिस करके देखिएगा और इसको अच्छे से याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, एटॉमिक मॉडल्स। चलिए बच्चों, अपना टॉपिक नेक्स्ट है एटॉमिक मॉडल्स। एटॉमिक मॉडल्स में पहला मॉडल अपने पास आया है थॉमसन्स मॉडल। थॉमसन ने इसे दिया था और ये दिया गया था 1898 में। ठीक है, क्या कहता है ये मॉडल? इस मॉडल के बच्चों कुछ नाम अपन को दिए थे थॉमसन ने। पहला नाम दिया था प्लम पुडिंग मॉडल। इसे क्या कहा थॉमसन ने? प्लम पुडिंग मॉडल। और इसे कहा वाटरमेलन मॉडल। वाटरमेलन
मॉडल। ठीक है, क्या बोला थॉमसन ने? थॉमसन ने एक हमें एटम को थॉमसन ने बोला कि स्फेरिकल मान लेते हैं हम। एटम को क्या मान लेते हैं? स्फेरिकल। की एटम क्या है? वो स्फेरिकल है। और इसके अंदर जो एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो पूरे एटम के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरे एटम के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है पॉजिटिव चार्ज। देख लीजिए, मान लीजिए जो रेड मार्कर से मैंने मार्क किया ये सब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में एम्बेडेड है। नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में एम्बेडेड है। ये हमारे पास हो गया एटम, ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज, और ये हो गया बच्चों हमारा नेगेटिव चार्ज। क्या बोला थॉमसन ने? ये एटम जो है उसे स्फेरिकल माना उन्होंने बोला कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे स्फेरिकल एटम के अंदर, और नेगेटिव चार्ज जो होता है वो क्या होता है? एम्बेडेड होता है पॉजिटिव चार्ज के बीच बीच में। लाइक बच्चों आपने देखा होगा कि वाटरमेलन के अंदर क्या होता है कि जो उसके सीड्स होते हैं वो अंदर धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। उसी तरीके से थॉमसन ने अपन को ये बताया था कि नेगेटिव चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज के बीच में एम्बेडेड होता है। प्लम पुडिंग में क्या होता है? पुडिंग के अंदर प्लम भी ऐसे होते हैं, एम्बेडेड होते हैं उसी तरीके, इसलिए इन्होंने इनको दो नाम दिए थे, प्लम पुडिंग मॉडल और वाटरमेलन मॉडल, दो नाम दिए थे इन्होंने इसको अपन एक नाम और रेजिन पुडिंग भी कह सकते हैं बच्चों। रेजिन पुडिंग भी नाम दिया था इन्होंने, रेजिन पुडिंग। प्लम पुडिंग को ही रेजिन पुडिंग भी कहा इन्होंने। तो इनमें से कोई भी आपके पास नाम आ जाए कि आप इनमें इसका डिस्क्रिप्शन कीजिए, चाहे प्लम पुडिंग मॉडल कह दे, चाहे वाटरमेलन मॉडल कह दे, सॉरी, और या फिर कह दे रेजिन पुडिंग मॉडल। आपको इसमें डिस्क्रिप्शन देना है थॉमसन के मॉडल का। ठीक है, अभी कोई डायग्राम नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको लो है क्या, वो ये मॉडल है क्या, आपको एक बार लिखवा देती हूँ। He proposed that atom is spherical, atom spherical है। In this, इस spherical में positive charge evenly distributed, positive charge evenly distributed, and negative charge embedded between positive charge, ठीक है, ये इन्होंने मॉडल दिया। ही प्रपोज दैट एटम इज स्फेरिकल इन दिस पॉजिटिव चार्ज इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड बिटवीन पॉजिटिव चार्ज। ये था हमारे थॉमसन का मॉडल। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर हम थॉमसन के मॉडल की ड्रॉबैक्स पढ़ते हैं। चलिए, ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन्स मॉडल। ड्रॉबैक्स क्या होती है बच्चों? ड्रॉबैक्स क्या होती है कि जब कोई मॉडल या कोई लॉ या फिर कोई हाइपोथेसिस देता है हमको,
और उसकी कुछ कमियां जो रह जाती हैं, जब जैसे दूसरे जो साइंटिस्ट होंगे वो उसके ऊपर फिर से एक बार मतलब ध्यान देते हैं या फिर उसकी स्टडी करते हैं, तो उनको ये लगता है कि इसमें इस जो मॉडल है, इस जो लॉ है, उसमें ये कमी रह गई है, तो उसको अपन कहते हैं ड्रॉबैक्स। अब अपन देखते हैं कि थॉमसन के मॉडल में जो दूसरे साइंटिस्ट थे उनको क्या जो थी कमी नज़र आई। द मास ऑफ द एटम इज कंसीडर्ड टू बी इवनली, उन्होंने कहा द मास ऑफ द एटम, द मास ऑफ द एटम, the atom is considered to be evenly spread, to be evenly spread. The mass of the atom is considered to be evenly spread over the atom, over the atom. देखिए शुरू में मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया था जिसमें आपको बताया था कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, जिसे अपन ने इनर पार्ट कहा था। और इन्होंने अपन को क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज इन्होंने कह दिया इवनली स्प्रेड है। एक तरफ तो अपन ने ये बोलता न्यूक्लियस जो है पूरा एक न्यूक्लियस एक जगह पे होता है, और इन्होंने कह दिया कि पूरा उसमें स्प्रेड होता है पॉजिटिव चार्ज, तो इसलिए क्या हो गया, ये इनका एक ड्रॉबैक निकल आया। क्या था इनका ड्रॉबैक, ये इवनली स्प्रेड है। और दूसरा इनका था स्टैटिक मॉडल, इट्स अ स्टैटिक मॉडल। क्या होता है स्टैटिक मॉडल बच्चों? स्टैटिक मॉडल बच्चों इन्होंने क्या किया, मॉडल में अपन कहीं पे भी ये नहीं बताया, जैसे अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं, सब देखते हैं, इन्होंने अपन को कुछ भी मूवमेंट किसी चीज़ की नहीं दिखाई। इन्होंने एक अपन को ऐसा एक तरीके से अपन कहते हैं जड़ बुद्धि एक वो दे दिया, अपन को मॉडल दे दिया कि एक गोला होता है, ये स्फेरिकल होता है, इसके अंदर इवनली स्प्रेड होते हैं, कोई कैसे मूव कर रहा है, कैसे ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, कैसे ऑर्बिट्स हैं, ऐसा कुछ भी इन्होंने अपन को नहीं बताया। तो इट्स अ स्टैटिक मॉडल, यह एक स्टैटिक मॉडल है क्योंकि इन्होंने अपन को इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाई। इट डज नॉट एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डज नॉट एक्सप्लेन मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन्होंने अपन को इलेक्ट्रॉन की कोई भी मूवमेंट नहीं बताई। और तीसरा था इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इन्होंने अपन को एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया कि एटम जो है वो कौन सी स्टेज पे जाकर स्टेबल है, कौन सी स्टेज पे स्टेबल नहीं है, क्या उसकी स्टेबल होने के लिए क्या उसके प्रमोशंस रहे, ये सब उन्होंने हमको नहीं बताया। तो इसलिए ये जो थे हमारी इसकी एटम थॉमसन्स मॉडल की ड्रॉबैक्स थी। चलिए यहाँ अपना एटॉमिक मॉडल का फर्स्ट पार्ट थॉमसन्स मॉडल खत्म होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ा हमने आज, एक बार जिगजैग व्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने ये पढ़ा था बच्चों की इंट्रोडक्शन ऑफ एटम, आखिर एटम है क्या। एटम एक ग्रीक वर्ड है, इंडिविजिबल था, अर्ली 20th सेंचुरी के बाद इसको डिवाइड करके बताया गया, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़े हमने। फिर बच्चों हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। फिर हमने डिस्चार्ज ट्यूब का पढ़ा, इसमें हमने एनोड और कैथोड को भी पहचाना। फिर हमने इसमें कुछ लास्ट में समरी पढ़ी जिसमें हमने इसके मास याद किए, चार्ज याद किए, है ना, जो आप हमेशा याद रखेंगे, एक बार याद करके देखेंगे। मैं आपको न्यूमेरिकल्स भी इसके करवाऊंगी। न्यूमेरिकल के दौरान बच्चों ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप पेज पलट के उसके जो वैल्यूज़ है मास की और चार्ज की देखें। आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, आपको ज़रूरत नहीं होनी चाहिए कि आप इसको पीछे पेज पलट के इसकी वैल्यूज़ को देखें। उसके बाद अपन ने पढ़ा था एटॉमिक मॉडल शुरू किए, थॉमसन्स का मॉडल अपन ने आज पढ़ा, और थॉमसन के मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा, वाटरमेलन मॉडल भी कहा, स्फेरिकल देखा अपन ने उसको, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज सब देखा उसके अंदर। अब अपन ने इसके ड्रॉबैक्स पढ़ी, 3 इसकी ड्रॉबैक्स थी। तो आज के लिए अपना इतना काफ़ी है। कल अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक रदरफोर्ड्स मॉडल। चलिए।